एशिया में विउपनिवेशीकरण से अभिप्राय है उपनिवेशवाद का अंत कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात एशिया के अंतर्गत जो भी राष्ट्र आते थे उनमें विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उपनिवेशवाद का उदय तब हुआ जब ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन व हॉलैंड जैसे यूरोपीय देश एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका में अपने साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी यूरोपियन देशों की प्रभुता की शताब्दी थी। जनसंख्या कम होने के बावजूद भी अपनी उत्कृष्ट वैज्ञानिक, औद्योगिक, आर्थिक और सैनिक शक्ति के कारण ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम तथा जर्मनी ने एशिया के अधिकांश देशों पर अपनी प्रभुता स्थापित की हुई थी। यूरोपियन ताकतों ने तीसरी दुनिया के देशों के संसाधनों का दोहन किया तथा वहां के लोगों को करीब 4 सदियों तक साम्राज्यवादी नीतियों के जोर पर गुलाम बनाए रखा। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण फासीवादी शक्तियों का तो उन्मूलन हुआ ही, लेकिन साथ ही यूरोप के साम्राज्यवादी देशों को भी इस युद्ध ने कमजोर कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यहाँ एक तरफ यूरोप के साम्राज्यवादी देश कमजोर होने लगे तो दूसरी तरफ एशिया और अफ्रीका के जो नवोदित राष्ट्र वो अस्तित्व में आने लगे, या हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्त करने लगे या स्वतंत्रता के लिए इनका संघर्ष और तीव्र होने लगा। साम्राज्यवादी राष्ट्रों की पकड़ से इन राष्ट्रों की स्वतंत्रता की प्रक्रिया को ही विउपनिवेशीकरण का नाम दिया जाता है। यानी कि विउपनिवेशीकरण से क्या अभिप्राय हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध से पहले एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश यूरोपियन शक्तियों की प्रभुत्व में थे या उनकी अधीनता में थे, या हम कह सकते हैं कि वो उपनिवेशवाद का शिकार थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात और यूएनओ की स्थापना के कारण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश एक एक कर स्वतंत्र होने लगे, और जैसे जैसे ये देश स्वतंत्र होते गए वैसे वैसे उपनिवेशवाद का अंत होता गया, और उसे हम कहते हैं विउपनिवेशीकरण, अर्थात उपनिवेशवादी शक्तियों का अंत होना। आज इस अध्याय में हम एशिया में विउपनिवेशीकरण के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, या हम कह सकते हैं कि एशियाई नवजागरण के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, उनको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सबसे पहला कारण आता है वो है जापान की रूस पर विजय। देखिए, एशियाई राष्ट्रों में नवजागरण उत्पन्न करने वाली सबसे प्रभावशाली घटना थी 1904 और 5 में जापान द्वारा रूस को पराजित करना। ये जो यूरोपीय शक्तियां थी उन्होंने एशियाई देशों की जनता के मन में यह भावना भर दी थी कि जो एशियाई लोग हैं वो कमजोर हैं, इनमें राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं है और ये गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं, और एशियाई लोगों के द्वारा ये सोचा जाने लगा कि वो यूरोपियन राष्ट्रों को पराजित नहीं कर सकते। लेकिन 1904-5 के बीच जब जापान, जो कि एक एशियाई देश था, उसने जब रूस को पराजित किया तो एशिया के लोगों में नई चेतना और आत्मविश्वास की एक लहर फैल गई। जापान ने नारा दिया, एशिया एशिया वालों के लिए है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में एक ऐसी चेतना, एक ऐसी लहर पैदा हुई, उनके द्वारा ये सोचा जाने लगा कि यदि वे भी एकजुट होकर यूरोपियन राष्ट्रों का सामना करते हैं, अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं,
तो निस्संदेह उन्हें विजय की प्राप्ति होगी। तो एशिया के अधिकांश देश अब विदेशी शोषण से मुक्त होने की बात सोचने लगे। दूसरा कारण, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था, वो है उपनिवेशवादी शक्तियों की दुर्बलता। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, यद्यपि इस युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस जैसे राष्ट्र विजयी हुए, लेकिन विजयी होने के बावजूद भी ये राष्ट्र आंतरिक रूप से बहुत कमजोर हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में यद्यपि साम्राज्यवादी शक्तियां फासीवाद के विरुद्ध संघर्ष में लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ थी, लेकिन जहां एक और लोकतंत्रवादी एवं समाजवादी तत्व मजबूत बने और दूसरी तरफ साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी शक्तियों का नाश या शक्तियों का पतन प्रारंभ हो गया। फ्रांस और ब्रिटेन द्वितीय श्रेणी के राष्ट्र बन गए थे और उनमें इतनी क्षमता नहीं रह गई थी कि वे अपने विशाल साम्राज्यों का बोझ संभाल पाते। इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि हम देखते हैं कि द्वितीय महायुद्ध से पहले ब्रिटेन और फ्रांस का साम्राज्यवाद संपूर्ण विश्व में फैला हुआ था। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों पर विशेष रूप से ब्रिटेन का आधिपत्य था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ने इन देशों की जड़ों को हिला दिया। ये देश आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए थे और इनमें इतनी क्षमता नहीं रह गई थी कि वे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इन देशों को अपने अधीन रख सके और प्रशासनिक कार्यों को संभाल सके। तो हम देखते हैं कि यद्यपि साम्राज्यवाद के अंत में यूएनओ की विशेष भूमिका रही, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस जैसी शक्तियों के कमजोर होने के कारण भारत जैसे देश स्वतंत्र होने लगे। अब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस केवल नाम मात्र के ही बड़े राष्ट्र रह गए थे। इटली, जर्मनी जैसे राष्ट्र बर्बाद हो चुके थे। फ्रांस और ब्रिटेन द्वितीय श्रेणी के राष्ट्र बन गए थे और इनमें इतनी क्षमता नहीं रह गई थी कि वे अपने विशाल साम्राज्यों का बोझ को संभाल पाते। तीसरा प्रमुख कारण आता है एशियाई नवजागरण के पीछे, वो है पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता का प्रभाव। एशिया के नवजागरण में पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता की प्रमुख भूमिका रही है। एशिया के लोगों ने स्वतंत्रता, समानता तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की शिक्षा पश्चिमी जगत से सीखी थी। शूमा के शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन पिछड़े हुए राष्ट्रों के नए बुद्धिजीवियों ने विज्ञान, युद्ध, कला तथा राजनीति में पश्चिमी राष्ट्रों की दक्षता तथा निपुणता का ज्यों ही एक आंशिक भाग प्राप्त किया, त्यों ही उनमें इस बात की मांग करने वाले नेतागण भी पैदा हो गए कि उन्हें अपना भविष्य स्वयं निश्चित करने का अधिकार मिलना चाहिए। पाश्चात्य शिक्षा के अंतर्गत मैं बताना चाहूंगी कि जब इन्होंने पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया, जिसमें स्वतंत्रता और समानता पर विशेष बल दिया जाता था, तो एशिया के लोगों के मन में यह भावना आने लगी कि यदि ये लोग, यानी कि पाश्चात्य संस्कृति के लोग अपनी स्वतंत्रता के प्रति इतने जागरूक हैं, तो इन्हें भी, हमें भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता का ऐसा प्रभाव पड़ा कि एशिया के लोगों में स्वतंत्र होने की तीव्र उत्कंठा पैदा होने लगी। नेक्स्ट आता है सोवियत संघ और समाजवादी राष्ट्रों का मजबूत होना। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जहां ब्रिटेन और फ्रांस जैसे राष्ट्र कमजोर राष्ट्र बन चुके थे, तो दूसरी ओर सोवियत संघ एक बड़ी शक्ति के रूप में अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था और यूरोप का समस्त पूर्वी भाग साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत आ गया था। और सोवियत संघ के बारे में एक बात स्पष्ट थी कि सोवियत संघ ने हमेशा से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया था। जो सोवियत संघ था वो एशिया के पराजित राष्ट्रों के साथ था,
जिसके कारण एशियाई देशों में यह भावना पैदा हुई कि उन्होंने अब उपनिवेशवाद का अंत कर स्वतंत्र होना है। हम कह सकते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के बाद सोवियत संघ के द्वारा एक शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करके उसने अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक ऐसी भूमिका निभाई जिससे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जागरण को या नव जागरण को बल मिला। इसके नेक्स्ट आता है बिंदु विश्व युद्धों का प्रभाव। देखिए, ये बातें अपने पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों की एशिया के जागरण में प्रभावकारी भूमिका रही है। इन युद्धों ने एशियाई लोगों में राष्ट्रवाद की लहर को और अधिक प्रबल कर दिया। एशियाई सैनिक अपने यूरोपियन जो प्रभुसत्ता वाले लोग थे और विश्व के अन्य प्रदेशों में युद्ध में शामिल हुए। उन्होंने जहां तहां यूरोपीय सेनाओं को पराजित किया, क्योंकि जो एशियाई सैनिक थे उनका प्रयोग ब्रिटेन जैसे देशों के द्वारा किया जाता था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ तब भी भारत जैसे देशों में भी के लोग भी ब्रिटिश सेना में सम्मिलित थे। तब भारत जैसे देश के लोगों को महसूस हुआ कि यदि हम यूरोपियन सेनाओं को पराजित कर सकते हैं तो फिर हम किसी से कमजोर नहीं हैं। उनका यह भ्रम टूट गया कि यूरोपियन सैनिक अपराज्य हैं। और इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है एशिया के नवजागरण में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपनिवेशी दासता से त्रस्त मानवता की मुक्ति के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जिससे न केवल एशिया अपितु अफ्रीकी एवं लैटिन अमेरिका के देशों को नव जागरण के संदर्भ में बड़ा योगदान मिला। लास्ट पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते हुए स्वरूप का प्रभाव। देखिए, एशिया नवजागरण में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो चेंजेस आ रहे थे उन चेंजेस का भी प्रभाव पड़ा नवजागरण के संदर्भ में। क्या क्या चेंजेस थे? जैसे दूसरे महायुद्ध के बाद विश्व ने सर्वव्यापक रूप ले लिया था। अब जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समस्याएं थी केवल यूरोपियन समस्याएं नहीं थी, बल्कि वो एक विश्वव्यापी समस्या बन चुकी थी। द्वितीय महायुद्ध से पहले जहां यूरोप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु था, अब उसकी जगह अमेरिका और सोवियत संघ ने ले ली थी। आज जो विश्व है दो महान शक्तियों में विभाजित हो गया था और ये महान शक्तियां थी सोवियत संघ और अमेरिका। इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास का भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर विशेष प्रभाव पड़ा। आवागमन तथा संचार के साधनों के विकास के कारण अविकसित एशियाई राष्ट्रों में न केवल जागरूकता बढ़ी अपितु उनकी आकांक्षाएं भी बढ़ी। और साथ ही द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैद्धांतिक वैचारिक मान्यताओं पर भी अधिक बल दिया जाने लगा। आज जो विश्व था वो साम्यवाद और पूंजीवाद के टकराव की कहानी बता रहा था और इस टकराव के कारण एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो इन सब कारणों से एशियाई नवजागरण में या हम कहें कि इन कारणों ने एशियाई नवजागरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब नेक्स्ट आता है कि एशियाई नवजागरण की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। देखिए, जो एशिया का नवजागरण है वो 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अब क्या हुआ कि एशिया के नवजागरण के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े बदलाव आए और ये इन बदलावों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है सकारात्मक बदलाव और दूसरे है नकारात्मक बदलाव। जब हम सकारात्मक बदलाव की बात करते हैं तो सकारात्मक बदलाव क्या हुआ? साम्राज्यवाद की समाप्ति हो गई। अब क्या है कि उपनिवेशवाद के अंत के साथ ही
भारत, श्रीलंका, मलाया, इंडोचीन, फिलीपाइंस, ये समस्त राज्य स्वतंत्र हो गए। ये राज्य प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में आ गए और हम कह सकते हैं कि एशिया के सभी राष्ट्रों की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य क्या हो गया? साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद की समाप्ति करना। तो हम कह सकते हैं कि एशियाई नवजागरण के पश्चात हम विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में साम्राज्यवाद का अंत हो गया और उपनिवेशवाद का अंत हो गया। सेकंड जो परिवर्तन आया वो है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की दिशा। देखिए, पहले ये देश क्या थे? पराजित देश थे, साम्राज्यवाद के शिकार थे। लेकिन एशिया का परिवर्तन राजतंत्र की पुरानी शासन प्रणाली तथा सामंतवाद की पुरानी सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ गरीबी, निरक्षरता तथा बेरोजगारी के उन्मूलन में इन्होंने एक अभिन्न योगदान दिया। एशिया के परिवर्तन में जो नवजागरण हुआ है उससे न केवल साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत हुआ, बल्कि इन्होंने दरिद्रता, निरक्षरता और बेकारी के उन्मूलन का एक अभियान शुरू किया। एशिया के लोग विषमताओं को दूर करना चाहते थे, वे सामाजिक और आर्थिक न्याय चाहते थे। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ वह राष्ट्रीयता की भावना का प्रबल होना। देखिए, एशियाई नवजागरण के पश्चात जो देश अभी गुलाम थे उनमें राष्ट्रीयता की भावना और अधिक प्रबल हो गई। इसी राष्ट्रीयता की भावना के कारण इन देशों में भी क्रांतियां होने लगी और क्रांतियों के फलस्वरूप एक एक कर सभी देश स्वतंत्र होने लगे। अब चाहे भारत है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, इन सभी देशों में राष्ट्रीय मुक्ति हेतु संग्राम चला। न केवल ये विजयी रहे बल्कि इन्होंने विश्व में भी एक स्वतंत्रता की लहर को फैला दिया। नेक्स्ट है साम्यवाद के प्रति आकर्षण। अभी मैंने बताया कि जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ का जो परतंत्र राष्ट्र थे उनके प्रति रुझान था और जब ये राष्ट्र स्वतंत्र होने लगे तो इन राष्ट्रों का साम्यवादी विचारधारा की ओर आकर्षण बढ़ने लगा। देखिए, जो चीन है वो साम्यवादी राष्ट्र बन चुका था, उत्तर कोरिया, वियतनाम में साम्यवादी शासन स्थापित हो चुका था। भारत यद्यपि वो लोकतांत्रिक देश था लेकिन भारत में भी केरल, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा के राज्यों में साम्यवाद का काफ़ी जोर रहा। गुटों से अलग रहने की नीति को अपनाया क्योंकि जैसे जैसे एशिया के देश स्वतंत्र होने लगे इन देशों के ऊपर यह दबाव था कि या तो वो साम्यवादी गुट में शामिल हो जाएं या फिर वो पूंजीवादी गुट में शामिल हो जाएं। लेकिन एशिया के स्वतंत्र देशों ने किसी गुट में शामिल होने के बजाय इन्होंने गुट निरपेक्षता की राह को पकड़ा। गुट निरपेक्षता के साथ जुड़कर इन्होंने निर्गुट रहते हुए दोनों गुटों से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। लेकिन साथ में कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां भी नजर आई, जैसे जन आकांक्षाओं की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। क्योंकि एशिया के लोगों को जब तक वो गुलाम थे, परतंत्र थे, इनकी कोई भी समस्या थी तो ये अपनी समस्याओं के लिए ये साम्राज्यवादी शक्तियों को कोसते थे। ये साम्राज्यवादी शक्तियों को इसके लिए उत्तरदायी मानते थे। लेकिन जैसे ही ये स्वतंत्र हुए इनकी समस्याओं का अंत नहीं हुआ क्योंकि ये अभी भी दरिद्रता, बेरोजगारी के शिकार थे और अपनी सरकार से चाहते थे कि उनकी इन समस्याओं का उनके द्वारा समाधान किया जाए। लेकिन सरकारें उन समस्याओं का अंत करने में सफल नहीं रही, इससे लोगों में निराशा की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। उग्र राष्ट्रवाद और आपसी टकराहट।
एशिया का राष्ट्रवाद उग्र होता जा रहा था। आज एशिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जो अपने किसी एशियाई देशों के साथ विवादों में ना उलझा। इसका हम उदाहरण देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। जब से ये देश स्वतंत्र हुए हैं, कभी भी इन देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित नहीं हुए। उग्र राष्ट्रवाद के कारण, विशेष रूप से पाकिस्तान, वो हमेशा भारत के साथ उलझता रहा है, भारत को कमजोर करने का प्रयास करता रहा है। तो एक दो नकारात्मक प्रवृत्तियों के साथ ही एशिया के विउपनिवेशीकरण के कारण विश्व में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत हुआ। धन्यवाद।